जबकि उन्हें ये एहसास हुआ कि ऐसी ब्राह्मण महिलाएं हैं कि जिनको विधवा होने के बाद दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है और उनको फंसाया जाता है, तब वो खुशी करती है या बच्चों का कत्ल करती है। तो उन्हें रोकना है तो विधवाओं के शादियों का मूवमेंट चलाना होगा जो ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने चलाया। और दूसरा, उनके प्रसूति के लिए, उनके खुद के डिलीवरी के लिए अपने घर में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने व्यवस्था की। उसमें एक काशीबाई नाम की महिला, दूसरी काशीबाई है ये, जब आई उसने बेटे को जन्म दिया, उसका नाम यशवंत, जिसको सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने गोद में लिया। सवाल यह है कि ब्राह्मण कई बार ऐसे बताते हैं कि उन्होंने बहुजनों के लिए काम किया, पुरुषों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, और ये कहीं डॉक्टर में सही भी है, लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिराव जो काम कर रहे थे वो ब्राह्मण महिलाओं के लिए काम कर रहे थे। और 35 ब्राह्मण महिलाओं का प्रसूति का काम सावित्रीबाई ने खुद किया, अपनी बेटी जैसा किया। उसमें से एक बेटे को गोद लिया जिसका नाम यशवंत, जिसे आगे चलकर डॉक्टर किया और जो सावित्रीबाई और ज्योतिराव का वारिस बना। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता था कि सावित्रीबाई के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें ज्योतिराव फुले नेता नहीं थे। ज्योतिराव फुले नेता थे, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। मैं आज वो यहाँ बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज सावित्रीबाई के जन्म दिवस पर हम सावित्रीबाई की बात करें, ज्योतिराव की बात करते ही है, करनी ही है और करेंगे भी। कि आज तो सावित्रीबाई की बात करें। हम ये करते हैं कि सावित्रीबाई ज्योतिराव की पत्नी थी तो उन्होंने कैसे साथ दिया। सिर्फ साथ देने से वो ग्रेट नहीं बनती है, नेतृत्व करती है वो ज्योतिराव का। और खुद ज्योतिराव लिखते हैं, ऐसी कई जगह मैंने आपको बताई। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, सावित्रीबाई और ज्योतिराव में कुछ समानताएं थी। 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर शिक्षा कमीशन नियुक्त किया था, जो पूरे भारत का पहला हायर एजुकेशन का कमीशन था। पूरे भारत में हंटर साहब घूमे, मिले और पूछा लोगों से कि आपको शिक्षा में क्या बदलाव चाहिए, कैसी शिक्षा चाहिए, कौन सा एजुकेशन चाहिए। और उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दोस्तों, 370 एजुकेशनिस्ट उन्हें मिले थे। आंध्र प्रदेश से भी 16 से ज्यादा एजुकेशनिस्ट हंटर साहब से मिले थे। 370 में सिर्फ सावित्रीबाई और ज्योतिराव, जिन्होंने 19 अक्टूबर 1882 को अपना रिटर्न मेमोरेंडम हंटर साहब को दिया था, जिसमें उन्होंने 3 मांगे की थी। उन्होंने कहा था, एजुकेशन मस्ट बी फ्री, एजुकेशन मस्ट बी कंपल्सरी, एजुकेशन मस्ट बी यूनिवर्सल। शिक्षा सबको होनी चाहिए, शिक्षा सख्ती से देनी चाहिए और शिक्षा सब जगह उपलब्ध होनी चाहिए। 1882 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने जो मांग की थी, भारत सरकार ने कब पूरी की? 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में राइट टू एजुकेशन भारत सरकार ने लागू किया। 1882 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने ये जो मांग की थी, ये मांग पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे एशिया में ऐसी मांग करने वाले पहले पति पत्नी सावित्रीबाई और ज्योतिराव थे, पूरे एशिया में। दोस्तों, जो ब्राह्मण समाज शिक्षा से जुड़ा हुआ था और जिनके घरों में पीढ़ियों से शिक्षा की प्रथा थी, उनमें से किसी ने नहीं ये मांग की। ये मांग ज्योतिराव ने और सावित्रीबाई ने की थी, 1882 में की थी। अब मैं ज्योतिराव और सावित्रीबाई के रिकॉर्ड से और एक रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट है 1852 का, 1852। सावित्रीबाई और ज्योतिराव अपने एजुकेशन रिपोर्ट में कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स should be attached to every schools in which children would learn useful trades and crafts and be able on leaving school to maintain themselves comfortably independently। ये 1852 की रिपोर्ट है। 1852 हर स्कूल में 6 साल की उम्र के बच्ची को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना जरूरी है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। आज पढ़ लिख कर बच्चों के सामने ये परेशानी है, नौकरी कहाँ मिलेगी, काम कैसे मिलेगा, कहाँ काम करेंगे, पढ़कर क्या फायदा होगा। ज्योतिराव और सावित्रीबाई
अपने स्कूलों में 2 चीजें कंपलसरी किया करती थी, एक इंडस्ट्रियल एजुकेशन और दूसरा एग्रीकल्चरल एजुकेशन। खेती में काम करना और कारखाने में, इंडस्ट्री में काम करना कंपलसरी 6 साल के बच्चों के लिए, तब से आगे तक की उम्र के लिए। ये जो विजन थी सावित्रीबाई और ज्योतिराव की विजन थी, जो हमारे देश को एक महान देश बनाने के लिए एक ऐसा विचार था जिससे अगर हम जुड़कर रहते तो शायद आज भारत बदला हुआ आपको नजर आता। दोस्तों, मैं खास करके और एक बात कहना चाहूंगा, शेतकऱ्याचा सूड, किसान का घोड़ा, कल्टीवेटर्स विथ कॉर, जो महात्मा फुले द्वारा लिखी गई किताब है, 1883 में लिखी है, 1883 किसानों की बात की है उस किताब में। दोस्तों, क्या लिखा है ज्योतिराव ने उस किताब में? उन्होंने लिखा है कि हमारा किसान जब कुछ पैदा करता है खेती में तो उसे बेचने के लिए मार्केट में जाता है। जब वो बेचता है तो वो देखता है कि उसे जो पैसे मिलते हैं कितने मिलते हैं। मराठी में उन्होंने लिखा है, गाड़ी भर के सामान लेके आया था बेचने के लिए और जो पैसा मिला हाथ खाली था। मराठी में लिखते हैं, लागवडीकडे केलेला खर्च भरून आलाच नाही, गाडी भाडे मात्र अंगावर पडले आहे। यानी कि जो खर्चा किया था उसे उठाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, वो तो वापस मिला ही नहीं, लेकिन जिस गाड़ी से लाया था उसका खर्चा खुद पर पड़ा, खुद को करना पड़ा। ये स्थिति किसानों की जब होगी तो क्या करेगा किसान? कैसे जिएगा? कैसे देश चलेगा? 1883 में ज्योतिराव लिखते हैं, किसानों को कैसे दाम मिलना चाहिए। वो कहते हैं, हर किसान जो उपज करेगा, जो पैदा करेगा, वो बेचते समय जितना खर्चा उसने किया है उस खर्चे का हिसाब करके उसको 15 से 20% मुनाफा होना चाहिए। इस तरह से उसके रेट तय होने चाहिए। किसान के माल को बेचते समय ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसने जो खर्चा किया है वो भी वापस मिले और 15 से 20% उसको मुनाफा मिले। 1883 में क्या कह रहे हैं ज्योतिराव? प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा हुआ है उसको आधार मानकर दाम तय होने चाहिए, कीमतें तय होनी चाहिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई इकोनॉमिस्ट है आपको पता जिसने ये बात उन दिनों में की है भारतवर्ष में? आप जानते हैं किसी इकोनॉमिस्ट को, किसी अर्थशास्त्री को जिसने ये बात कही है? ज्योतिराव ने ये बात कही है। दोस्तों, 1873 में ज्योतिराव ने गुलामगिरी नाम की किताब लिखी, स्लेवरी। तेलुगु में तेलुगु रामैया ने उसे ट्रांसलेट किया है, आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। वही क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी बोलता है गुलामगिरी, जो कि ज्योतिराव ने उन दिनों अमेरिका के ब्लैक पीपल को, निग्रो को अर्पण की थी। जब बराक ओबामा मुंबई में आए थे तब हमने इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद बराक ओबामा जी को पेश किया। उन्होंने सवाल पूछा, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने पूछा, ये किताब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? हमने कहा कि आप इसकी अर्पण पत्रिका को पढ़े। ज्योतिराव ने लिखा था, निग्रो के आजादी के लिए जिन लोगों ने काम किया, आप जानते हैं अब्राहम लिंकन और बाकी लोगों ने काम किया था निग्रो को गुलामी से मुक्त करने के लिए। ज्योतिराव ने लिखा कि जिन्होंने काम किया था उन सबको मैं सलाम करता हूं और उनको ये किताब अर्पण करके ये आशा करता हूं कि भारत के जो पिछड़े लोग हैं, भारत की जो महिलाएं हैं, भारत के जो दलित है, उनको आजाद करने का आंदोलन इससे प्रेरणा लेगा और आगे बढ़ेगा। जब बराक ओबामा जी ने इसे पढ़ा, उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अमेरिका जाने के बाद खत लिखा है, जिस खत में उन्होंने कहा है, I as a president of USA, United States of America, I Barack Obama as a president of USA salute महात्मा ज्योतिराव फुले। को नमन करता हूँ। उन्होंने लिखा है, उसमें उनके खत में लिखा है कि उन दिनों ज्योतिराव फुले जी ने मेरे पुरखों को आजादी के लिए सपोर्ट किया, उनके साथ चले,
इसलिए आंदोलन बढ़ता गया, कारोबार बढ़ते गया। उसका नतीजा ये है कि आज अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष मैं बराक ओबामा बन चुका हूँ, बन पाया हूँ। आई सैल्यूट ज्योतिराव फुले। दोस्तों, बराक ओबामा क्यों ज्योतिराव फुले को सैल्यूट कर रहे हैं, क्यों नेल्सन मंडेला सैल्यूट कर रहे हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। मेरा स्पीच का दूसरा हिस्सा जो है वो शुरू होता है यहाँ पर। आज हम जब ओबीसी की बात करते हैं, जब हम बीसी की बात करते हैं, क्या एजेंडा है हमारा, क्या होना चाहिए ज्योतिराव और सावित्रीबाई से जुड़ा हुआ। मेरा पहला मुद्दा है, हम जानते हैं प्लानिंग कमीशन में कई सालों से मैं काम कर रहा था। मेरी सरकार ने उसे प्लानिंग कमीशन से नीति कमीशन में बदलने का फैसला किया है। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्हें नहीं सुनना है वो चले जाए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये राजकीय सभा नहीं है, पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। दोस्तों, प्लानिंग कमीशन में कई साल से काम करने से एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ट्राइबल सब प्लान, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट सब प्लान। हमारे देश के बजट में हम इस तरह से 3 हिस्से करते हैं, जो कि आप सब जानते हैं। एक होता है प्लान बजट, दूसरा होता है नॉन प्लान बजट। हमारे भारत का इस साल का पूरा बजट जेटली जी ने जो हमारे देश के सामने रखा, हम जानते हैं 17 लाख करोड़ रुपया का है। उसमें से प्लान बजट 7 लाख करोड़ रुपया का है। तो जो प्लान बजट है, विकास के लिए खर्चा होता है, उसमें से ट्राइबल सब प्लान आदिवासियों के लिए और शेड्यूल कास्ट दलितों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन प्लान बजट से पैसा रिजर्व रखा जाता है। और गांव देहात तक दलित और आदिवासियों पर ही उसे खर्चा करने की जरूरत होती है। इट इज कंपलसरी कि जो पैसा रखा गया है वो उन पर ही खर्च होगा। दोस्तों, ये हमारे देश की जो व्यवस्था है, मैं मानता हूँ कि ये सही व्यवस्था है। इससे हर दलित के विकास के लिए, हर आदिवासी के विकास के लिए हर साल के लिए 6,000 से 7,000 रुपया तक पैसा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध होता है। गांव देहात तक वो पहुंचता है, शिक्षा के लिए, दवाइयों के लिए, घर बनाने के लिए, हर चीज, हर जरूरत उनकी पूरी करने के लिए ये पैसा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ओबीसी के लिए इतना प्रोविजन है। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है, आज इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी बने हैं। क्या बजट में प्रोविजन है इस साल के? दोस्तों, 7 लाख करोड़ रुपया का जो प्लान बजट है, जिसमें से 1,50,000 करोड़ रुपया दलित और आदिवासियों के लिए रिजर्व रखा गया है, जिनकी आबादी, जिनका पॉपुलेशन 22.5% है, यानी कि 22.5% लोगों के विकास के लिए हमने 1.5 लाख करोड़ रुपया रिजर्व रखा है। अब जिनकी आबादी मंडल कहते हैं 52% है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कहता है 50 से ज्यादा है। मैं महाराष्ट्र के बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का मेंबर हूँ, कॉसी जुडिशियल कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी पूरे देश में आबादी ओबीसीओं की 60 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 60 करोड़, 125 करोड़ के इस देश में 60 करोड़ से ज्यादा ओबीसी है, तो उनके लिए 2014-15 के बजट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बजट में कितना पैसा रखा गया है आप जानते हैं? 1,026 लाख रुपया, 1,000 करोड़ 26 लाख, यानी कि 60 करोड़ लोगों को 1,000 अगर करोड़ रुपया बांटना है तो हर एक को कितना आएगा? हर साल के लिए 15 से 16 रुपया, हर महीने के लिए कितना होगा? 1.5 रुपया। हैदराबाद में कटिंग चाय मिलती है 1.5 रुपया में? मिलती है? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। कल मैंने देखा, यहाँ आने के बाद मैंने कोशिश की, सुबह चेक किया कितने में मिलता है। 8 रुपया 10 रुपया होता है ना, 6 रुपया तो होता है। हमारे पूना में एमपी सर
अगर भिखारी को भी 1.5 रुपया दिया वो क्या कहता है बोले, वो बोलता है मैं भिखारी हूँ, ओबीसी नहीं हूँ, नहीं लूंगा। वो कहता है मैं ओबीसी नहीं हूँ, मैं बीसी नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ, तो कम से कम 5 रुपया लेता हूँ, कम से कम 10 रुपया लेता हूँ। ओबीसी कितना लेता है? ओबीसी 1.5 रुपया लेता है, क्योंकि ओबीसी को पता ही नहीं है, महीने का पता ही नहीं कितना मिलता है, और ये भी मालूम नहीं है कि क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बात आपके सामने सावित्री बाई के जन्म दिवस पर इसलिए रख रहा हूँ